स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर 5 बनता है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके संगठन। तो इस चैप्टर के दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। जैसे कि आपके 2 मार्क्स के 4 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं वो सभी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो अराउंड आपकी 20 से 25 मिनट की बनेगी, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो का इस चैप्टर का सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न 2 मार्क्स का, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पर नोट लिखिए, या फिर इस तरह से कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे हुई इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में शांति स्थापित करने के लिए एक संगठन का निर्माण किया गया जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन कहा गया। मतलब क्या है, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ठीक है, तो उसके बाद वैश्विक स्तर पर विश्व में शांति स्थापित करने के लिए संगठन का निर्माण किया गया जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहा गया, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसमें उस दौरान जब इसकी स्थापना हुई थी, चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे, उस दौरान इसकी जो सदस्य संख्या थी वो 51 थी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रधान मुख्यालय है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, और इसके सदस्य यूएनए को जो अभी वर्तमान में सदस्य हैं वो है 93। कितने सदस्य हैं? 93 हैं, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में आप ये लिखेंगे, एक तो कब इसकी स्थापना हुई, ठीक है, कौन कौन कितने देश शामिल थे इसके बारे में। तो ये 2 से 3 पॉइंट आप लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास के बारे में और उसकी स्थापना के बारे में, ठीक है। अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई, उसके कारणों का वर्णन कीजिए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के कारण बताइए, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो कारण था वो था राष्ट्र संघ की असफलता। उस समय जो एक राष्ट्र संघ बनाया गया था प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए, लेकिन वो नहीं रोक पाए, फिर भी हो गया था, ठीक है। तो ये उसकी असफलता थी, ठीक है, किसकी? राष्ट्र संघ की, कि राष्ट्र संघ अपनी अंतर्निहित कमजोरियों के कारण द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा, इसलिए इसकी स्थापना की गई, ठीक है। दूसरा पॉइंट है शांति एवं सुरक्षा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान होने वाले विध्वंसों से भविष्य में इस प्रकार के युद्धों को रोकने के लिए, शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो विध्वंस हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, हथियारों का इतना बहुत विशाल मात्रा में उपयोग किया गया, तो ऐसे विध्वंस को भविष्य में आने वाले युद्धों को रोकने के लिए और शांति को बनाए रखने के लिए यूएनओ की स्थापना की गई। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, वैसे 2 मार्क्स का है तो 2 ही लिखेंगे आप, लेकिन तीसरा एक बार देख लीजिए कि सामाजिक एवं आर्थिक विकास का उद्देश्य, विकसित एवं औद्योगिकृत देशों से उपनिवेशों के लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ एक श्रेष्ठ मंच का कार्य कर सकता था। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो विकसित और औद्योगिकृत देश थे, उन्होंने जो दूसरे देशों पर अपना कब्जा कर रखा था, उन जो उपनिवेश बने हुए थे, उन देशों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहाल करने के लिए, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए, उपनिवेशों से उन्हें आज़ाद करवाने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ की स्थापना की गई थी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो 2 मार्क्स का ये दूसरा प्रश्न था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के क्या कारण थे। पहला, राष्ट्र संघ की असफलता, शांति एवं सुरक्षा, समाज एवं आर्थिक विकास। अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त करने के लिए बताए गए मानदंडों पर भारत खरा उतरता है, बताइए कैसे। देखिए इस प्रश्न में आपके 2 प्रश्न एक साथ हो जाएंगे, एक तो ये कि भारत उन मानदंडों पे कैसे खरा उतरता है, और एक तो ये कि कौन कौन से वो मानदंड हैं जिसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो पहला देखिए, लोकतांत्रिक देश। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां पर 1947 के बाद, जब से भारत को आज़ादी मिली है, उसके बाद से अभी तक लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो काफ़ी मजबूत यहाँ पे रही हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है विश्व जनसंख्या का उचित प्रतिनिधित्व। जनसंख्या की दृष्टि से भी देखा जाए तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसकी जनसंख्या लगभग 135 करोड़ के आसपास है, ठीक है। तीसरा है क्षेत्रफल भूभाग, यानी कि भूभाग की बात कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है वो विश्व का 7वां बड़ा देश माना जाता है। फोर्थ पॉइंट है मानवाधिकारों पर निष्ठा।
भारत का जो संविधान है उसमें भारतीय नागरिकों को मानवाधिकार प्रदान किए गए हैं, यहाँ तक कि मानवाधिकार के हनन होने पर मानवाधिकार आयोग का गठन भी किया गया है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या हुआ, मतलब चौथा पॉइंट मानवाधिकारों पर निष्ठा। अब देखिए अगला पॉइंट, अगला है उचित अंशदान। अगला पॉइंट है उचित अंशदान। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का अंशदान जो है, ठीक है, वो हाल के वर्षों में बढ़ा है। जैसे 2014-2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने भारी मात्रा में अंशदान किया था। उस समय 2014-15 के दौरान यह चौथे स्थान पर रहा था जिसने अधिक मात्रा में संयुक्त राष्ट्र संघ में अंशदान किया था। ठीक है, अगला पॉइंट है हथियारों पर लगाम लगाने का समर्थन। देखिए भारत जो है वो परमाणु हथियारों से संपन्न एकमात्र ऐसा राष्ट्र है। भारत परमाणु संपन्न देश है, ठीक है, परमाणु हथियारों से संपन्न देश है, लेकिन ये ऐसा मानता है कि यह परमाणु हथियारों को प्रतिबंध करने और उन्हें समाप्त करने के लिए परमाणु अस्त्र कन्वेंशन की स्पष्ट रूप से मांग करता है। यानी कि ये परमाणु हथियारों के प्रतिबंध पर अपनी कार्यवाही जो है उसको सही बताता है। यानी कि ये परमाणु हथियार जो हैं उनको अगर ख़त्म करना है तो उसका ये समर्थन करता है, परमाणु हथियारों पर लगाम लगाने का समर्थन करता है। ठीक है, तो यही वो मानदंड हैं और इस पे भारत खरा भी उतरता है। ठीक है, पहला मानदंड क्या है, लोकतांत्रिक देश। दूसरा है विश्व जनसंख्या का उचित प्रतिनिधित्व। तीसरा है क्षेत्रफल और भूभाग, मानवाधिकारों पर निष्ठा, उचित अंशदान, हथियारों पर लगाम लगाने का समर्थन। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त करने के लिए वो कौन से मानदंड बताए गए हैं जिन पर भारत खरा उतरता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की कमियों का वर्णन कीजिए। यानी कि देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण तो हो गया लेकिन उसमें आज भी कुछ कमियां हैं, आलोचक ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में उतनी सफलता नहीं मिली है जितनी की आशा की जाती थी। इस विफलता के कई कारण हैं, यानी कि आपको यहाँ पे कमियां ही बतानी है। तो सबसे पहली कमी है असमान प्रतिनिधित्व। असमान प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है कि जैसे देखिए अफ्रीका महाद्वीप से अफ्रीका नहीं, अमेरिका महाद्वीप से एक देश अमेरिका, यूरोपीय महाद्वीप से 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, एशिया महाद्वीप से केवल एक देश चीन, जबकि अफ्रीका महाद्वीप से ऑस्ट्रेलिया से कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है उसमें अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कोई भी, मतलब अफ्रीका जैसे बड़े महाद्वीपों से कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं लिया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है महाशक्तियों की गुटबंदी को ना रोक पाना। दूसरा पॉइंट है महाशक्तियों की गुटबंदी को ना रोक पाना। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण के पश्चात ही विश्व जो था वो 2 गुटों में बट गया था। एक गुट था पूंजीवादी और दूसरा था समाजवादी। पूंजीवादी का नेता था अमेरिका और समाजवादी का नेता था सोवियत संघ। तो दोनों ही गुटों ने अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु छोटे छोटे देशों को अपने में शामिल किया। ऐसे में जो यूएनओ था वो महाशक्तियों की इस गुटबंदी को नहीं रोक पाया था। ठीक है, अगला पॉइंट है वीटो का अधिकार। अगला पॉइंट है वीटो का अधिकार। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो स्थायी सदस्य हैं इनको किसी भी प्रस्ताव पर वीटो करने का अधिकार है, यानी कि इनके पास वीटो शक्ति है। अर्थात किसी प्रस्ताव के पारित होने के लिए प्रत्येक सदस्य का एक राय होना आवश्यक है। इस कारण से कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय जो होता है वो जल्दी से नहीं लिया जा पाता है, क्योंकि कई बार कोई ना कोई सदस्य उसे वीटो पावर अपनी यूज कर लेता है और उसको निरस्त कर देता है। तो वीटो पावर खत्म करना चाहिए। ठीक है, आखिरी पॉइंट बचता है इस क्वेश्चन का कि घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो कई देशों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। उदाहरण के लिए जब बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना ने लाखों बेगुनाहों का कत्ल कर दिया था, जो आंदोलन चल रहा था, बांग्लादेश जो था पाकिस्तान से अलग होना चाहता था, उस दौरान पाकिस्तान ने बहुत लाखों की संख्या में बांग्लादेशियों की हत्या कर दी। तो ऐसे में भी मानवता का संरक्षण कहलाने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसी स्थिति में भी मौन रहकर सब कुछ देखता रहा, यानी कि वो देशों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की कमियों का वर्णन। पहले असामान्य प्रतिनिधित्व, महाशक्ति गुटबंदी ना रोक पाना, वीटो का अधिकार उसे समाप्त किया जाए और घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है यूएन। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में
आ गया होगा। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दोस्तों 6 मार्क्स का है। इसके बाद एक प्रश्न और बचेगा अभी आपका 6 मार्क्स का। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन की आवश्यकता क्या है? या फिर ऐसे पूछा जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद के ढांचे को बदलने के लिए किन किन सुधारों की आवश्यकता है? तो एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से ऐसे घुमा के पूछा जा सकता है। तो 6 मार्क्स का प्रश्न होगा तो आपको एक भूमिका तो लिखनी होगी, सिंपल सी बात है। तो देखिए भूमिका अगर आप लिखेंगे तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय इसकी जो सुरक्षा परिषद थी, इसकी स्थायी सदस्यों की संख्या थी 5, और आज जब लगभग 70 साल हो गए हैं फिर भी इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 5 ही है। जबकि कुल सदस्य संख्या स्थापना होने के समय से लेकर अभी तक 193 हो गई है। इसलिए इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के सुधारों की आवश्यकता देखने को मिलती है। सबसे पहली आवश्यकता है इसकी सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता। देखिए क्या है, सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या जो है वो मात्र 15 है, ठीक है, जिसमें से 5 स्थायी हैं और शेष 10 सदस्य अस्थायी हैं जिन्हें 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। अब जबकि सदस्यों की जो संख्या है करीब 4 गुना हो गई, 51 से 193 हो गई है, इसके स्वरूप में इसके बदलाव की आवश्यकता है। जैसे जापान, भारत, ब्राजील, जर्मनी, ये सभी इसके प्रबल दावेदार हैं किसके? सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा है असमान प्रतिनिधित्व को खत्म करना। दूसरा पॉइंट क्या है? असमान प्रतिनिधित्व को खत्म करना। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता जो है वो 5 ही देशों को प्राप्त है, ठीक है। जैसे अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ से एक देश अमेरिका, यूरोप, ठीक, अमेरिका है। यूरोपीय महाद्वीप से 3 देश हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, एशिया। और एशिया महाद्वीप मतलब कि यूरोपीय महाद्वीप से 3 है, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। एशिया महाद्वीप से एक देश है, चीन। वहीं अफ्रीकी महाद्वीप से, ऑस्ट्रेलिया से किसी भी प्रकार का कोई प्रतिनिधित्व सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता में नहीं है। इससे यह पता चलता है कि सुरक्षा परिषद विश्व का उचित प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ठीक है। तो इस असमान प्रतिनिधित्व को खत्म करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है वीटो पावर को समाप्त किया जाना चाहिए। सुरक्षा परिषद की जो कार्य प्रणाली है वो काफ़ी अलोकतांत्रिक प्रतीत होती है, क्योंकि निषेध अधिकार केवल 5 देशों को ही प्राप्त है। तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से लेकर आज तक लगभग इस वीटो पावर का 250 बार उपयोग हो चुका है, 250 बार इसका उपयोग हो चुका है। और लगभग आपके एनसीईआरटी बुक के अनुसार लगभग केवल रूस ने ही 122 बार इस वीटो पावर का उपयोग कर लिया है। यदि सुरक्षा परिषद में मौजूद जो मजबूती है उसे और प्रभावी बनाना है तो वीटो पावर खत्म करनी होगी। अब देखिए उदाहरण के लिए कि जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त कराने की बात उठती है तो अमेरिका जो है और चीन वीटो शक्ति का उपयोग करके उसे खत्म कर देते हैं। यानी कि जब भी यूएनओ के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त कराने की बात की जाती है भारत को, तो चीन और अमेरिका इसका उपयोग करते हैं अपने वीटो का और उसे निरस्त कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने क्या देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन की आवश्यकता क्या है, अर्थात इसमें सुरक्षा परिषद के ढांचे को बदलने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। तो एक भूमिका लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे आप सुरक्षा परिषद के बारे में, फिर S1 प्रतिनिधित्व को खत्म करने के बारे में और वीटो पावर की समाप्ति के बारे में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक आखिरी प्रश्न बचता है चैप्टर का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल्यांकन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल्यांकन कीजिए, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाए रखना क्यों आवश्यक है, या फिर क्या संयुक्त राष्ट्र अभी भी आवश्यक है, अपने विचार लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, एक भूमिका लिखेंगे। अब भूमिका में आपको जैसे अभी हमने देखा था 5वां प्रश्न, उसी तरीके से एक छोटी सी इसमें भूमिका बनानी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ युद्धों को रोकने एवं शांति स्थापना के लिए 24 अक्टूबर 1945 को इसे बनाया गया था, और संयुक्त राष्ट्र संघ अपने इस उद्देश्य को पूरा करने में सफल भी रहा है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अभी भी इसमें बहुत कमियां हैं, लेकिन फिर भी वैश्विक स्तर पर कुछ समस्याओं को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व में रहना अभी भी आवश्यक है। तो एक ही आप छोटी सी 3 से 4 लाइन की भूमिका लिखेंगे, फिर बात करते हैं पॉइंट की। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है वाद विवाद का वैश्विक मंच। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो एक ऐसा मंच है जहां विभिन्न देश के नेता जो है वो अपनी बात कहने
और महत्वपूर्ण मुद्दों पर वाद विवाद करने का अधिकार उन्हें प्राप्त होता है। यानी कि यूएनओ जो वैश्विक स्तर पर एक वाद विवाद का वैश्विक मंच है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है साम्राज्यवाद की समाप्ति। कई ऐसे देशों को जहां उपनिवेशवाद के चंगुल से निकालने में संयुक्त राष्ट्र संघ की अहम भूमिका है। इनकी कई ऐसे देश हैं जिनमें उपनिवेशवाद को खत्म करके वहां पे लोकतंत्र लाया है यूएनओ ने। ठीक है। जैसे कि इंडोनेशिया को डचों के हाथों से स्वतंत्र करवाया, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति को समाप्त किया है। तो ऐसे और भी देश हैं अभी बाकी, या फिर भविष्य में ऐसा हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, साम्राज्यवाद की समाप्ति के लिए यूएनओ का अस्तित्व में होना अति आवश्यक है। ठीक है। अगला पॉइंट है तीसरा, शांति स्थापना। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? शांति स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के कई अशांत देशों जैसे अफगानिस्तान, कुवैत, रोमालिया आदि में सेना भेजकर शांति का माहौल बनाने की कोशिश की थी। यानी कि जो यूएनओ है इसने विश्व के कई देशों में जैसे अफगानिस्तान, कुवैत, रोमालिया आदि ऐसे देशों में अपनी सेना भेजकर शांति का माहौल बनाने की कोशिश की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने शीत युद्ध के दौरान भी ऐसे कई संकटों से निपटारा पाया था जिससे पूरे विश्व को खतरा था, जैसे क्यूबा मिसाइल संकट, कोरिया संकट, भारत पाकिस्तान युद्ध जो कि कश्मीर को लेकर हुआ था 1948 में। ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट था कि यूएनओ जो है वो वैश्विक स्तर पर शांति स्थापना कर सकता है, इसलिए इसकी आवश्यकता है। फोर्थ पॉइंट बचता है हमारा, उसके बाद एक और बचेगा पांचवा पॉइंट, फिर आपकी वीडियो खत्म है। फोर्थ पॉइंट है देशों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने विभिन्न देशों में जो श्रमिक हैं उनकी दशा को सुधारने में, अनाज व दूध के उत्पादन को बढ़ाने में, बीमारियों की रोकथाम में, अकाल में, भूकंप में, बाढ़ में, सुनामी आदि विनाशकारी जो स्थितियां हैं, ऐसी स्थितियों में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत से कार्यक्रम चलाए हैं एवं ऐसे देशों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को इसने संभाला भी है। ठीक है। तो विभिन्न देशों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए यूएनओ आवश्यक है। अगला पॉइंट आता है पर्यावरण संरक्षण। अगला पॉइंट है हमारा पर्यावरण संरक्षण। विभिन्न पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए, पर्यावरण से संबंधित जो विभिन्न समस्याएं हैं उनके निदान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ होना आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का होना आवश्यक है क्योंकि वैश्विक स्तर पर यही एक ऐसा संगठन है जो कि उसके लिए कदम उठाता है और इसने बहुत सारे कदम उठाए भी हैं, जिसमें से सबसे पहला कदम है पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन जो है वो 1992 में ब्राज़ील के रूम नामक स्थान पर बुलाया गया था। यह सम्मेलन बुलाया गया था ताकि जो दूषित हो रहे पर्यावरण को बचाने के लिए यहाँ पे उपाय निकाला गया था। ठीक है। फिर दूसरा इसका एक जो संगठन इसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी यूएनओ ने, UNFCCC। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक संगठन के द्वारा यह एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें बताया गया कि तापमान की उत्पत्ति के लिए जो ओजोन परत है उसमें छेद जो हो रहा है उसके लिए जो सबसे मुख्य कारण है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तथा देश जो इसका उत्सर्जन अधिक करते हैं उन पर रोक लगाई जाए। तो ऐसे में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित वैश्विक स्तर पर कोई निर्णय लेना है तो यूएनओ का होना अति आवश्यक है। ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और इस तरह से हमारी आज की ये वीडियो खत्म होती है जिसमें मैंने आपको आपका चैप्टर 6 से जो है संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसके संगठन, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 प्रश्न बताएं, 2 मार्क्स के 2, 4 मार्क्स के 2 और 6 मार्क्स के 2। एंड आई होप दोस्तों कि आपको आज की ये वाली जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी और आपको ये इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों हम मिलेंगे अगली वीडियो में आपका जो वैश्वीकरण वाला चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।